नमस्कार स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संस्कृति। तो हम पिछले अध्याय में हमने जाना था संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का नीति शास्त्रीय अर्थ, संस्कृति का ऐतिहासिक अर्थ, संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ, और आज हम जानेंगे संस्कृति का समाजशास्त्र। क्योंकि हम समाजशास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं तो हमें जानना है समाजशास्त्रीय अर्थ। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और हम समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। अर्थात संस्कृति एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो भी हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, कि हमारे जो भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिन्हें हम अपने पास रखते हैं। जैसे हमारी विचारधारा है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी प्रथा परंपरा है, जिन्हें हम अपने पास रखते हैं और एक समाज के एक सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको हस्तांतरित भी करते हैं। वे कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम जीवन को जीने, कार्य करने, विचार करने व उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग के बन चुके होते हैं। यानी कि उन चीज़ों को, उन विचारों को, उन वस्तुओं को समाज स्वीकृति दे चुका होता है और वे हमारे समाज में रूढ़ियाँ और संस्था का रूप धारण कर चुकी हैं, जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। जैसे मैरिज हम संस्था है, विवाह एक संस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो संस्कृति के कुछ लिखित हैं और कुछ अलिखित नियम हैं। इसी प्रकार ब्रूम और सेल्जनिक ने कहा कि संस्कृति को समाज की विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो संस्कृति के जो समाजशास्त्रीय पक्ष है उसके अनुसार ब्रूम एवं सेल्जनिक ने कहा कि संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया, यानी संस्कृति है वो हमारे समाज की विरासत है। टोलकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में संस्कृति को एक ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं का निर्धारण करती है। ये मानव के व्यक्तित्व और उसकी क्रियाओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संस्कृति के द्वारा किया जाता है। ये कहा टोलकट पार्सन्स ने। इसी प्रकार मैकाइवर और पेज ने कहा कि संस्कृति सभ्यता एवं संस्कृति के भेद को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावनात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का संसार है संस्कृति। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवादी यानी कि एंटीथीसिस है। ये संस्कृति हमारे रहने, हमारे सोचने का ढंग, हमारे क्रियाकलाप, हमारी कला, हमारा साहित्य, धर्म, मनोरंजन, आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसे मैकाइवर और पेज ने संस्कृति कहा है। मैकाइवर कहते हैं कि संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को सम्मिलित करते हैं। भौतिक पक्षों के अंतर्गत जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, ये सब आते हैं भौतिक पक्ष के अंतर्गत। तो मैकाइवर ने भौतिक पक्ष को सभ्यता कहा है और अभौतिक पक्ष जो हमारे विचार, हमारी विश्वास हैं, हमारी प्रेरणाएं, हमारे आदर्श हैं, उनको उन्होंने अभौतिक पक्ष माना है और जिसे संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया है। फेयरचाइल्ड ने कहा कि सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। जो समाज में स्वीकार है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो संचालित व्यवहार के जो प्रतिमान एक पैटर्न है, उसे फेयरचाइल्ड ने सामूहिक रूप से उन सबको संस्कृति कहा है। अब हम जानेंगे संस्कृति की विशेषताएं। पहली विशेषता, संस्कृति मानव निर्मित है, यानी कि संस्कृति केवल मानव समाज में पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं जो उसे संस्कृति का निर्माण करने में सहायक करते हैं। जैसे मनुष्य का उन्नत विकसित ब्रेन है, उसके अलावा सीधे खड़े रखने की क्षमता है, उसके 2 हाथ हैं जो हर दिशाओं में मुड़ सकते हैं, हाथों से पकड़ने की क्षमता। तो ये सब विशेषताएं उसमें, मनुष्य में अंगूठे और हाथ की अंगुलियों की संरचना भी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है कि वो पेन को अच्छे से पकड़ सकता है, कलम को चला सकता है, कुछ लिख सकता है। तो ये सब विशेषताएं हैं वो मनुष्य के पास ही
पाई जाती है, जिसके कारण से मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है, उसे संजो करके अपने पास रखता है। उसके बाद में आता है संस्कृति सीखी जाती है। तो होबेल ने कहा कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता के द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार से हमारे शरीर रचना में प्राप्त होती है, कि जो संस्कृति है वो हम सीखते हैं, न कि वंशानुक्रमण से हमें प्राप्त। जैसे हमारे जीन होते हैं, जैसे बालों का कलर, स्किन का कलर है, हमारे बालों का घुंघरालापन है, तो ये सब चीज़ें जेनेटिक होती हैं जो हमें हमारी शरीर संरचना के साथ हमें मिलती हैं। वहीं जो संस्कृति है वो जेनेटिक न होकर के वो हमें सीखनी पड़ती है, और हम देख करके, महसूस करके, अवलोकन करके, पढ़ के, तो हमारे रीति रिवाजों से, हमारे आदर्शों से, तो हम हर तरह से संस्कृति को सीखते हैं। तो संस्कृति, होबेल ने कहा कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि वह समाज में पैदा होता है, और एक मनुष्य अपने धीरे धीरे वह समाज की सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है। और सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होती है, किंतु पशुओं के द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बनता है। पशु के द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं है, अपितु केवल पशु का वह व्यक्तिगत व्यवहार होता है। सामूहिक व्यवहार में जैसे प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ आदि सभी का जन्म पशुओं में नहीं होता है, और मनुष्य अपने सीखे व्यवहार के द्वारा अपने उसे सामूहिक व्यवहार के रूप में परिवर्तित करता है। उसे प्रथाएं बनती हैं, परंपराएं बनती हैं, रीति रिवाज बनते हैं। तो इस कारण से मनुष्य संस्कृति जो है मनुष्य के द्वारा सीखी जाती है। वहीं तीसरी विशेषता आती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, यानी कि परिवर्तित की जाती है। क्योंकि संस्कृति को सीखा जाता है, संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति को हस्तांतरित किया जाता है। जो नया ज्ञान है, नई भाषा है, वह व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा, अपने संकेतों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करता है। और जो नई पीढ़ी है वो अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जन ज्ञान, उनके अनुभवों को वो प्राप्त करती है और उनके पास को अपने पास भंडारण करके रखती है, फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ें देती है। तो इस प्रकार जो पीढ़ी है, वो जो संस्कृति है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। उसके बाद में आता है, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो हर समाज की अपनी विचारधारा होती है, अपना कल्चर होता है, अपना रीति रिवाज, अपने आदर्श, अपने मूल्य, अपनी प्रथाएं, अपनी परंपराएं आदि सभी हर संस्कृति की अपनी अलग अलग होती है। जैसे भारतीय संस्कृति की जो प्रथाएं, परंपराएं, जो विचार, आदर्श हैं, वो हो सकता है वेस्टर्न जो संस्कृति है उससे अलग हो। तो वेस्टर्न संस्कृति के जो आदर्श हैं वो अपने आप में उच्च हैं, और भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो अपने आप में उच्च हैं। तो कोई भी संस्कृति निम्न नहीं होती है, सभी संस्कृतियाँ के जो आदर्श हैं वो उच्च होते हैं, लेकिन हर संस्कृति की, हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, क्योंकि संस्कृति है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित की जाती है, और मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा समाज में करता है। तो इसलिए जो संस्कृति है उसमें सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती है, बल्कि वह एक संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म, उसका विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में हम संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 100 या 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि वह संस्कृति उस संपूर्ण समाज के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों और अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं, परंपराएं, भाषा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि सभी जो संस्कृति के अंग हैं, वे किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वे संपूर्ण समाज यानी कि वे ऑफ लाइफ यानी कि जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद में आता है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। किसी भी समूह के लिए हमेशा उस समूह की संस्कृति उस समूह के लिए आदर्श होगी। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार ही अपने व्यवहारों को, अपने विचारों को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का हमेशा प्रयास करता है और उसकी अच्छाइयों का हमेशा वह
उल्लेख करता है। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे हिंदू संस्कृति की तुलना अगर हम अन्य किसी संस्कृति से करें तो हम ये कहेंगे कि हिंदू संस्कृति उस अन्य संस्कृति से श्रेष्ठ है। इसके बाद में आता है संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के द्वारा ही संस्कृति निर्मित की जाती है, तो संस्कृति का निर्माण मनुष्य अपने समाज की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो संस्कृति का निर्माण करता है। तो इसलिए संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मनुष्य की अनेक सामाजिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। उसके बाद में आते हैं संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। कि संस्कृति में समय के अनुसार स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को उसके अनुसार ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशील संस्कृति का गुण है कि परिवर्तन, क्योंकि संस्कृति समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, ढाल लेती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों में, मैदानी भागों में, रेगिस्तानी भागों में, बर्फीले भागों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति में काफ़ी हमें अंतर देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति ने अपने आप को अनेक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकान और उनके वस्त्रों की बनावट वहीं गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों से अलग होती है। तो संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनता का गुण हमेशा पाया जाता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग से अलग है, क्योंकि समय के साथ संस्कृति ने अपने आप को बदल लिया है। इसके बाद में आते हैं संस्कृति में संतुलन एवं संगठन पाया जाता है, क्योंकि संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर के होता है और सांस्कृतिक इकाइयों, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, और सांस्कृतिक तत्व मिलकर के एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करता है। और जब परस्पर भी एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से बंधे होते हैं, और ये सभी इकाइयां संगठित होकर के एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण करती हैं। समनर ने कहा कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एकरूपता की ओर खिंचाव पाया जाता है। उसके बाद में आता है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, क्योंकि एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में नहीं होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसको आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य संस्कृतियों में पले व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है, और इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित उसके रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान अन्य संस्कृति से अलग होते हैं। उसके बाद में आता है संस्कृति अधिव्यक्तिक एवं अधिसावयवी पाई जाती है। तो क्रोबर ने संस्कृति की इन विशेषताओं को बताया कि अधिव्यक्ति का अर्थ है संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर सकता है, संपूर्ण संस्कृति का नहीं। कि क्रोबर का कहना है कि जो संस्कृति उसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि संपूर्ण समाज ने किया है, और एक व्यक्ति संस्कृति के किसी एक भाग का उपयोग करता है, नहीं कि संपूर्ण संस्कृति का उपयोग कभी नहीं करता है, एक भाग का उपयोग करता है। संस्कृति का निर्माण समूह के द्वारा होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, नेता आदि पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, उनके विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाने का काम करते हैं, और उनके स्थान पर वे नवीन मूल्यों को, नवे विचारधाराओं को, धर्म को आदि की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो संस्कृति है वो अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी, यानी कि व्यक्ति से बाहर है और एक सावयव यानी ऑर्गेनिज्म से बाहर है। उसका व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्माण नहीं किया करके समाज के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।